हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन का सेकंड वीडियो, जिसमें हम रिलीफ का पार्ट कवर करेंगे, जिसमें एक तो बायलैटरल रिलीफ आएगी और दूसरा आएगा यूनिलैटरल रिलीफ का पार्ट। अब देखिए, पिछली वीडियो के एंड में आपने देखा था कि इनकम कैसे टैक्सेबल हो सकती है, एक तो सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे और एक रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे, जिसके थ्रू जो सेम इनकम होती है उस पर डबल टैक्सेशन का पार्ट अप्लाई हो जाता है। यानी एक ही पर्सन पे दो बार टैक्स लग जाता है, एक तो सोर्स के बेसिस पे और एक रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि एक एक्स पर्सन है जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर उसके फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट है या उसने एफडी कर रखी है बैंक में, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यूएसए में उसने एफडी करा रखी है, तो उस पर जो उसकी इंटरेस्ट की इनकम होगी वो उसने वहाँ कमाई, ठीक है, तो वहाँ जनरेट हुई यूएसए में, तो जनरली ये सोर्स बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। अब वो इस इनकम को अगर जो, क्योंकि आपको पता है कि वो रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इंडिया का रेसिडेंट है, तो इंडिया में अगर लेके आया तो इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो गया, डबल टैक्सेशन हो गया। इसी ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए या इसी हार्डशिप को प्रिवेंट करने के लिए, डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए रिलीफ का पार्ट आया, जिसको दो वे में प्रोवाइड करते हैं। एक तो है बायलैटरल रिलीफ और दूसरा है यूनिलैटरल रिलीफ, जिसको आगे डिटेल में कवर करेंगे। अब देखिए, इसके थ्रू आपको थोड़ा थोड़ा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का पता चल जाएगा। वैसे तो आगे भी मैंने कवर किया है, ट्रांसफर प्राइसिंग, आर्म लेंथ प्राइस, ये क्या होगी वो तो आपको धीरे धीरे आगे पता चलता जाएगा। तो देखिए, यहाँ रिलीफ में बोल रखा है एक तो है बायलैटरल और दूसरी है यूनिलैटरल। बायलैटरल में देखिए सेक्शन 90 या सेक्शन 90 है, वैसे इसको देखने की जरूरत नहीं है, हम 90 और 91 ही कवर करेंगे। तो देखिए सेक्शन 90 और सेक्शन 91। अब देखिए, बायलैटरल रिलीफ में भी दो मेथड दे रखे हैं, एक तो एग्जम्पशन और दूसरा है टैक्स क्रेडिट मेथड। अब देखिए, जनरली जो बायलैटरल रिलीफ है, देखो नाम से पता चल रहा है बायलैटरल, तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज होगी, यानी आपस में उन्होंने क्या कर रखा होगा, एग्रीमेंट कर रखा होगा कि एक तरीके से जो भी एक सेम पर्सन है, उसकी जो इनकम है उस पर डबल टैक्सेशन का पार्ट अप्लाई नहीं हो, तो एक तरीके से उसको रिलीफ मिले। तो उस केस में दो कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज ने क्या कर दिया, एक एग्रीमेंट कर दिया, जिसके लिए दो मेथड है, एग्जम्पशन और टैक्स क्रेडिट। तो हम बोल सकते हैं उन्होंने क्या की, ट्रीटी, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में संधि या एक समझौता। तो जब आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स की जो साइट है, आपको पता है कि इनकम टैक्स gov.in समथिंग इस टाइप की साइट है, उसमें जाओगे और इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले पार्ट में जाके देखना, यानी आपको नीचे पता चल जाएगा अलग से इंटरनेशनल टैक्सेशन लिखा है। वहाँ जाके जैसे आप कंप्रहेंसिव एग्रीमेंट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के किन किन कंट्रीज़ के साथ जो बायलैटरल रिलीफ वाले एग्रीमेंट है, यानी DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो आप टैक्स ट्रीटी बोलिए, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोलिए, या आप ADT बोलिए, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स, कई जने ये भी बोल देते हैं, पर नॉर्मली ये बोलते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो जो ट्रीटी बनी हुई है तो वो आप देख सकते हैं, जैसे इंडिया US, इंडिया कनाडा, ऐसे बहुत सारी देख सकते हैं, और कई कंट्रीज़ के साथ नहीं है, तो उस केस में यूनिलैटरल रिलीफ, उस केस में इंडिया क्या करती है, खुद ही रिलीफ दे देती है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो भी कंट्री है वो खुद ही रिलीफ दे देती है, क्योंकि उसका दूसरे के साथ एग्रीमेंट नहीं है। तो बायलैटरल में क्या है, दो कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज होगी, जबकि यूनिलैटरल में क्या है, किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं है, खुद ही रिलीफ दे दोगे। कहने का मतलब सामने से टैक्स लग गया और जब आपकी कंट्री में आ रहा है तो आपकी कंट्री क्या कर रही है, आपको रिलीफ दे रही है, तो जनरली वो यूनिलैटरल होगा। ठीक है, तो एग्जम्पशन मेथड और टैक्स क्रेडिट मेथड ये आगे कवर कर रहे हैं और सेक्शन 90 भी कवर कर रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर वे में जो अपनी CS उनकी बुक है उसके अकॉर्डिंग ही कवर किया, क्योंकि वहाँ से ही कंटेंट एक तरीके से, तो आपको बेसिक जो एग्जाम्पल है उसके साथ सारा का सारा आइडिया हो जाएगा। अब देखिए, बायलैटरल रिलीफ में यही बोल रहा है, इन दिस गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्रीज एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट नोन एज ट्रीटीज टू प्रोवाइड रिलीफ अगेंस्ट डबल टैक्सेशन ऑफ सेम इनकम। ठीक है, द रिलीफ इज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ सच एग्रीमेंट, क्योंकि इनके बीच में टैक्स ट्रीटी हुई है, तो उस बेसिस पे क्या टैक्स रेट डिसाइड हुई या क्या एक तरीके से रिलीफ का पार्ट डिसाइड हुआ। देखिए, कोई भी पर्टिकुलर इनकम होती है, वैसे मैं बोलूँ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मान के चलिए कि जैसे रॉयल्टी फीस है उस पर 10% लग रही है, ठीक है, लेकिन इनके बीच में जब क्या हुआ, दो कंट्रीज़ के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसे हम बोल सकते हैं टैक्स ट्रीटी हुई, उसमें बोल दिया कि 5% लगेगा, तो ये DTAA के अकॉर्डिंग रेट हो गई और इस बेसिस पर ही टैक्स का पार्ट अप्लाई हो सकता है। अब देखिए, बेनिफिशियल पार्ट जो आगे आएगा वो तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि ट्रीटी हुई, उसके अकॉर्डिंग रिलीफ क्या मिली कि 10% की जगह 5% आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बोला, द रिलीफ इज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑफ सच एग्रीमेंट, जनरली सच एग्रीमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ थ्रू फॉलोइंग मेथड्स। अब इसमें दो मेथड है, एक तो है एग्जम्पशन मेथड। इसका मतलब क्या है कि एक कंट्री क्या करेगी, आपको इस इनकम पे जो टैक्स किया वो एग्जम्पशन प्रोवाइड करेगी, यानी टैक्स नहीं लगाएगी। तो इसका मतलब दो कंट्री में से सिर्फ एक ही कंट्री टैक्स लगाएगी, तो एक को राइट छोड़ना पड़ेगा। जनरली जो रेसिडेंस कंट्री है वो राइट छोड़ती है, और जहाँ इनकम जनरेट हुई है वहाँ पे टैक्स लगाया जाता है, उसको एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इंडिया और USA,
ठीक है, ये मान के चलिए। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने यूएसए में एफडी कर रखी किसी बैंक में, तो इनकम कहाँ जनरेट हुई, यूएसए में हुई। इसका मतलब सोर्स कहाँ हुआ, यूएसए में हुआ। तो सोर्स के थ्रू यूएसए में टैक्स लग गया, यानी जो भी आपकी इनकम है उसका टैक्स यूएसए में लग गया। अब इंडिया में नहीं लगेगा, तो इंडिया ने अपना राइट छोड़ दिया और वो राइट यूएसए के पास है। तो एक तरीके से इनके बीच में क्या हुआ है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ है। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। अभी देखिए, आपको पता है कि जब भी एक टैक्स ट्रीटी होती है वो किसी मॉडल के बेसिस पे होती है, जो कि हम आगे अगली वीडियोस में कवर करेंगे कहीं ना कहीं, जिसमें आपका आएगा यूएस मॉडल भी होता है, याद रखना, यूएन मॉडल भी होता है, और एक ओईसीडी भी होता है, ठीक है। जो मैंने बताया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट समथिंग, इस टाइप की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक तरीके से क्या कर रही है क्या कर रही है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का काम कर रही है कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें इंडिया क्या है, मेंबर नहीं है, आपको पता है। लेकिन इंडिया फिर भी क्या करता है, इसके कुछ ना कुछ प्रोविजन अप्लाई करता है। वैसे इंडिया कौन सा मॉडल अप्लाई करता है, यूएन मॉडल अप्लाई करता है। यूएसए का खुद का है यूएस मॉडल। तो यूएसए क्या बोलता है, अगर कोई भी कंट्री हमारे साथ एग्रीमेंट कर रही है डबल टैक्स अवॉइडेंस का, तो वो यूएस मॉडल को फॉलो करेगी। लेकिन इंडिया क्या कर रही है, यूएन मॉडल को फॉलो करता है, और थोड़ा थोड़ा पार्ट ओईसीडी का भी ले लेता है। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए, जो मैंने हल्का हल्का बताया। नहीं तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो कई सीए या सीएस की क्या होती है, वीडियोस होती हैं, उसमें जाके कवर कीजिए, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन का बहुत ज़्यादा वेटेज है, जबकि हमें एनटीए नेट के अकॉर्डिंग कवर करना है। तो जहाँ तक जितना मेरे को बताना है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ और एग्जाम्पल कवर करवा रहा हूँ, तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इंडिया ने अपना राइट छोड़ दिया और यूएसए के पास वो राइट है टैक्स लगाने का। तो इस केस में क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड वन कंट्री प्रोवाइड एग्जम्पशन टू सच टाइप ऑफ इनकम, जनरली रेसिडेंस कंट्री गैव अप इट्स राइट एंड द कंट्री ऑफ सोर्स इज देन गिवन एक्सक्लूसिव राइट टू टैक्स सच इनकम्स। तो जो एफडी पर इनकम है, एफडी की इनकम है, उस पर जो टैक्स का राइट होगा वो यूएसए के पास होगा, इंडिया के पास नहीं होगा, अगर आप एग्जम्पशन मेथड की बात कर रहे हो। और एक होता है क्रेडिट मेथड। देखिए, आपने टीडीएस सुना होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसी की तरीके से होता है। आपको पता है कि जब आपका टोटल टैक्स बनता है उसमें से टीडीएस लेस कर दिया जाता है, क्योंकि टीडीएस तो आप पहले ही पे कर चुके हो। कैसे, क्योंकि सामने वाले ने एक्सपेंडिचर किया और आपकी इनकम है, तो आपकी इनकम पर टीडीएस कट चुका है, यानी आपको जो भी अमाउंट मिला है वो नेट मिला है। लेकिन आपको पता है कि जब भी टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो ग्रॉस का पार्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्रॉस पार्ट लेते हैं। तो आपकी ग्रॉस इनकम पे टैक्स लगा, उस टैक्स में से टीडीएस लेस कर दिया गया। तो वही सोचिए कि आपकी जो भी इनकम है वो ग्लोबल इनकम मान ली जाती है। इसका मतलब जो आपने इंडिया में कमाई और इंडिया के बाहर कमाई, उस पर जो टैक्स की लायबिलिटी वो आपकी है। लेकिन जो आपने फॉरेन में टैक्स चुकाया उसकी आपको क्रेडिट मिल जाती है। क्या मिल जाती है, क्रेडिट, इंडिया में। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि आप इंडिया में हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, इंडिया से भी कमा रहे हो और यूएसए में भी आपने कोई इनकम अर्न करी। अब ये सोर्स बेसिस पर यहाँ पे एक तरीके से टैक्स लग गया, मान के चलिए, ठीक है। अब इस टैक्स की आपको क्या मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगी। किसके अगेंस्ट, कि इंडिया में जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। अब इंडिया में क्या बन रही है, आपकी ग्लोबल इनकम पे बन रही है। ग्लोबल इनकम का मतलब क्या हो गया कि जो यूएसए की इनकम है ये भी आप में आपकी इनकम में जुड़ेगी, और आपने जो इंडिया में इनकम कमाई अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन के थ्रू और यूएसए में जो कमाई बिजनेस ट्रांजेक्शन के थ्रू, वो टोटल इनकम बनेगी, याद रखना। यानी इंडिया की इनकम और यूएसए की इनकम, वो टोटल इनकम बनेगी, उसकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। उस टैक्स लायबिलिटी में देखो यूएसए की इनकम का भी पार्ट है, उसमें से आपको क्या मिल जाएगी, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। मतलब टैक्स क्रेडिट कौन सी, जो कि आपने यूएसए में पे की है, तो वो लेस हो जाएगी। तो जनरली इसे बोलते हैं क्रेडिट मेथड। देखिए, इसमें यही बोल रहा है, इन दिस मेथड रेसिडेंट रिमेन लायबल इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑन इट्स ग्लोबल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया है कि रेसिडेंस लायबल है, उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, इंडिया में ही होगी, क्योंकि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया के अकॉर्डिंग है। तो उसकी जो ग्लोबल इनकम है, इसका मतलब इंडिया में जो इनकम अर्न करी है और यूएसए में जो अर्न करी है, वो टोटल टैक्स लायबिलिटी इंडिया में टैक्सेबल होगी। हाउएवर एज फार द क्वांटम ऑफ टैक्स लायबिलिटीज इज कंसर्न, क्रेडिट और डिडक्शन फॉर टैक्स पेड इन द सोर्स कंट्री इज गिवन बाय द रेसिडेंस कंट्री अगेंस्ट इट्स डोमेस्टिक टैक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस केस में जो भी क्रेडिट या डिडक्शन मिली है, किसकी वजह से, जो आपने सोर्स कंट्री में टैक्स पे किया है, यूएसए में जो आपने टैक्स पे किया है उसकी आपको क्रेडिट मिल गई है, या जो भी आपका डिडक्शन किया गया है उसकी आपको क्रेडिट मिल गई है, किधर, रेसिडेंस कंट्री में, मतलब इंडिया में आपको क्रेडिट मिल गई है। जो भी आप डोमेस्टिक टैक्स पे करोगे, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसके अगेंस्ट, एज इफ द फॉरेन टैक्स वर पेड टू द कंट्री ऑफ रेसिडेंस इटसेल्फ। ऐसे माना जाएगा कि जो फॉरेन टैक्स है वो रेसिडेंट कंट्री को पे किया गया है, ऐसे माना जाएगा, इसलिए आपको टैक्स क्रेडिट मिल गई है। एक तरीके से आपको रिलीफ ही मिली ना, कि आपने क्या करा, इंडिया के बाहर टैक्स पे किया और उसका आपको क्रेडिट इंडिया में मिल रहा है, जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट, क्योंकि आपकी पूरी इनकम, ग्लोबल इनकम को भी टैक्स लायबिलिटी के फॉर्म में लिया गया, इसलिए आपकी टैक्स लायबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट को भी लेस कर दिया गया है।
फिर दूसरा है यूनिलेटरल रिलीफ। देखिए अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बायोलेटरल रिलीफ के सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्ट कवर करेंगे कि सेक्शन की क्या लैंग्वेज दे रखी है। पहले मैंने आपको शॉर्ट में बताया, जिससे आपको पता चल जाएगी क्या मेथड जनरली होते हैं। अब देखिए उसी तरीके से यूनिलेटरल मेथड, यूनिलेटरल रिलीफ में क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा था अफोर्सेड मेथड, यानी जो ऊपर का आपने बायोलेटरल रिलीफ पढ़ा, इज डिपेंडिंग ऑन बायोलेटरल एक्टिविटी ऑफ बोथ द कंट्रीज। इसका मतलब इसमें आपको पता है कि दो कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज होती है जिनके बीच में एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, जबकि यूनिलेटरल में ऐसा कुछ नहीं होता। हाउएवर नो कंट्री विल हैव सच एन एग्रीमेंट विद एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के 100+ कंट्री के साथ एग्रीमेंट है। अगर आप 2-3 साल पहले की बात करोगे तो 80+ इस तरीके से आप बोलते रहेंगे, लेकिन नॉर्मली 100+ कंट्रीज के साथ इंडिया के क्या है, डबल टैक्स अवॉइडेंस DTAA के एग्रीमेंट है, याद रख लेना। अब जरूरी थोड़ी कि हर कंट्री के साथ हो, तो जिन कंट्री के साथ नहीं है तो उस केस में इंडिया खुद ही क्या कर देगी, यूनिलेटरल रिलीफ प्रोवाइड कर देगी, वही डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। हाउएवर नो कंट्री विल हैव सच एन एग्रीमेंट विद एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया भी उनमें से एक है कि उसकी जरूरी नहीं कि सारी कंट्री, क्योंकि मोर देन 250 कंट्रीज है समथिंग। एक बार आप चाहे गूगल कर लेना, मेरे को तो समथिंग इतना आइडिया लग रहा है कि मोर देन 250 समथिंग इतनी कंट्रीज़ है। तो आपको पता है कि उसमें सबके साथ तो इंडिया के एग्रीमेंट नहीं होंगे। तो इस केस में बोल रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन इन सच केसेस कंट्री ऑफ रेसिडेंस इटसेल्फ में प्रोवाइड रिलीफ ऑन यूनिलेटरल बेसिस। तो इस केस में इंडिया क्या करेगी, अपने बेसिस पर ही क्या कर देगी, रिलीफ दे देगी। इन इंडिया रिलीफ फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन इज प्रोवाइड इन बोथ वेज, मतलब बायोलेटरल बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है कि उसमें एग्रीमेंट कर रखे हैं दूसरी कंट्री के साथ, और जहां नहीं कर रखे, जैसे इंडिया पनामा के बीच में नहीं है, इंडिया पेरू के बीच में नहीं है, याद रखना, ठीक है, नाइजीरिया है, इसके साथ भी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जब इन कंट्रीज़ के साथ नहीं है तो जो पर्सन क्या करता है, यहाँ पे बिजनेस करता है एक तरीके से, मान के चलिए कि जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, अगर वो पेरू में क्या कर रहा है, कोई इनकम अर्न कर रहा है, तो वहाँ टैक्स लग गया, ठीक है, फिर उसको यहाँ पे इंडिया में आके भी चुकाना पड़ेगा। लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, एक तरीके से यूनिलेटरल रिलीफ प्रोवाइड कर दी होगी, क्या पता, डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए। तो बोल रहा है इन इंडिया रिलीफ फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन प्रोवाइडेड इन बोथ वेज। तो बायोलेटरल तो दिया जाता है और यूनिलेटरल भी दिया जाता है। प्रोविजन रिलेटिंग देयर टू आर एन्यूमरेटेड हेयर इन ब्लो। अब देखो प्रोविजंस मतलब जो सेक्शन में क्या लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। तो वापस हम किसकी तरफ आ रहे हैं, बायोलेटरल रिलीफ की तरफ आ रहे हैं, जो कि सेक्शन 90 से रिलेटेड है। तो पहले आपने शॉर्ट में ब्रीफ में हल्का सा वर्ड कवर कर लिया, अब आप डिटेल में इसको कवर कर रहे हैं। तो देखिए प्रोविजन की क्या लैंग्वेज है, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। देखिए यहाँ पे बोल दिया कि गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, उसके साथ क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट यानी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर रही है जो इंडिया के बाहर है। तो हम बोल सकते हैं इंडिया US, इंडिया कनाडा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से, या स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। देखिए कभी कभी क्या होता है, बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है, आपस में अंदरूनी डिस्प्यूट हो रखा होता है, और आपको पता है कि कुछ कुछ जो स्पेसिफिकेशन एरिया वाले पर्सन है वो बोलते हैं कि हमारी अलग से टेरिटरी होनी चाहिए, यानी उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में अगर बोले अंडमान, वो क्या बोले, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसा वैसे रियल में नहीं है, वो बोले कि हमें एक स्पेसिफाइड टेरिटरी अलग से एक कंट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए, और उसका डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, ठीक है। अब उस केस में अगर उसको अलग से दर्जा मिल गया लेकिन इंडिया नहीं मान रहा, तो उस केस में उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक स्पेसिफाइड टेरिटरी है जो इंडिया के बाहर है। यानी जब भी दूसरी कंट्री क्या करेगी, अगर उस अंडमान द्वीप के साथ, या अंडमान हम कंट्री बोल सकते हैं अब, तो उसके साथ अगर एग्रीमेंट करेगी तो एक स्पेसिफाइड टेरिटरी हो गई, क्योंकि उस केस में कोर्ट ने इसको अलग से कंट्री का दर्जा दे दिया है, लेकिन इंडिया अभी भी नहीं मान रहा। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में शॉर्ट में बोल रहा हूँ, तो स्पेसिफाइड टेरिटरी हो सकती है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब पढ़ के देखिए, फॉर द ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ, तो आपस में एग्रीमेंट कर रखा है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखा है, फॉर द ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ income on which have been paid both income tax under this act and income tax in that country or specified territory as the case may be। तो यहाँ पे रिलीफ जो मिल रही है वो इनकम से रिलेटेड भी मिल रही है, और साथ में क्या बोल दिया, इनकम टैक्स से रिलेटेड भी मिल सकती है। तो चाहे इनकम से रिलेटेड, कहने का मतलब आपने दूसरी कंट्री में जो इनकम जनरेट की है उसकी भी रिलीफ मिल सकती है, या जो उस पर इनकम टैक्स पे किया है तो उसकी भी रिलीफ मिल सकती है। तो फॉर द ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑन विच हैव बीन पेड बोथ इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट एंड इनकम टैक्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस में भी। बोथ मतलब क्या है, इस एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में आपने जो टैक्स पे किया है इनकम पे, और उस कंट्री में जो आपने इनकम टैक्स पे किया है दोनों पे, ठीक है।
फिर बोल रहा है और इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट एंड अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस में बी टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए ये बायोलेटरल एग्रीमेंट आया ही क्यों, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये क्या हो, ट्रेड को बढ़ावा मिले, इन्वेस्टमेंट को आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हो, आपको पता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या कर गई है, जुड़ गई है और बिजनेस ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको प्रमोट करने के लिए क्या करोगे, ये थोड़ी कि सामने वाले पे टैक्स ज़्यादा लगाओगे। ठीक है, तो उस केस में रिलीफ तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। आपको पता है कि अगर इंडिया का कोई पर्सन कहाँ जा रहा है, यूएसए में जा रहा है, और उसको पता है कि देखिए यहाँ पे भी टैक्स लगेगा और इंडिया में भी टैक्स लगेगा, तो आपको पता है अगर वो 100 रुपये कमा रहा है और 30% टैक्स इंडिया में चुका रहा है और 30% यूएसए में चुका रहा है, फिर उसके पास बचेगा क्या, 40 रुपये, बाबू जी का ठुल्लू। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस केस में आपको पता है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो रिलीफ मिल रही है वो किससे रिलेटेड मिल रही है, इनकम से रिलेटेड तो मिल ही रही है, पर साथ में इनकम टैक्स से रिलेटेड भी मिल रही है, कि क्या पता इससे रिलेटेड और बोल रहा है ना, तो क्या पता इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, यानी इनकम टैक्स एक्ट में जो इनकम टैक्स चार्जेबल है, एंड अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री, जो यूएसए में लॉ चल रहा है या यूएसए में जो एक्ट है या स्पेसिफाइड टेरिटरी, जैसे मैंने एग्जांपल दूसरा लिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में जो लॉ चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स किया गया है उसमें जो भी रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जाएगा, एज द केस मे बी टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो प्रमोट करने के लिए एक तरीके से रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम अंडर दिस एक्ट एंड अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस मे बी। तो देखिए वहाँ पे यहाँ पे यही बोल दिया है कि वो इनकम पर जो डबल टैक्स लग रहा है उसको अवॉइड करने के लिए इस एक्ट में या अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी, नॉर्मल लैंग्वेज है। फिर सी में क्या बोल रहा है, फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एवेशन और अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट और अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस में बी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेज ऑफ सच एवेशन और अवॉइडेंस। तो देखिए कई पर्सन क्या करते हैं, जो भी इंडिया में क्या करा, एक तरीके से आप मान के चलिए बैंक से लोन ले लेते हैं, फिर उसका पेमेंट नहीं करते हैं और बाहर क्या करते हैं, उस लोन का यूज़ कर लेते हैं। कई इंडस्ट्रीज़ आपने देखा होगा, अखबार में पढ़ते रहते हो, तो वो क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं और उसके बाद बाहर क्या करते हैं, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे वो टैक्स हेवन कहा जाता है, वहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपना पैसा क्या हुआ कि इंडिया का पैसा चुका नहीं रहे हैं और बाहर जाके क्या कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, एक तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके इनकम ज़्यादा कमा रहे हैं, तो वो टैक्स की क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या बोल रहा है कि अगर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होगा, जैसे मान के चलिए कि इंडिया का दुबई के साथ है, मान के चलिए एग्रीमेंट, तो अगर कोई पर्सन दुबई में क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी छुपा रहा है, कहने का मतलब यहाँ से लोन लिया और लोन का पेमेंट नहीं करा और यूएसए में क्या कर दिया, कोई दुबई में क्या कर दी, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो उस केस में क्या कर रहा है, वो इंडिया में तो टैक्स दे नहीं रहा लेकिन दुबई में क्या कर रहा है, इनकम ये जनरेट कर रहा है। तो उस केस में यहाँ की जो अथॉरिटी होगी और यहाँ की दुबई की जो अथॉरिटी होगी उनके बीच में एग्रीमेंट है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो दुबई के जो अथॉरिटी है उसको इंडिया की अथॉरिटी को क्या है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो कह रहा है फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ एविशन और अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट। तो अगर जिसने इनकम टैक्स को अवॉइड किया है या जानबूझ के इनकम टैक्स की चोरी की है तो इसकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सकती है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट एंड अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस में भी। तो देखिए यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है लेकिन यहाँ पे टैक्स की रिकवरी भी की जा सकती है, ये बोल रहा है टैक्स की रिकवरी भी की जा सकती है। अब वो कैसे, उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें जैसे हम बोल सकते हैं कि मान के चलिए, अब उल्टा एग्जांपल ले लेता हूँ, जरूरी नहीं कि इंडिया यूएसए बोल रहा हूँ, उल्टा बोल सकता हूँ। जैसे एक एक्स पर्सन है यूएसए का, ऐसे बोल दीजिए, उसने इंडिया में उसके कोई बिजनेस कनेक्शन है, उससे रिलेटेड उसने क्या करी, इनकम अर्न की। ठीक है, अब उस पर टैक्स बना, उसने कुछ टैक्स पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग टैक्स था। तो अब आपको पता है कि जो इंडिया की हम बोल सकते हैं टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, वो इनसे टैक्स क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अब आपको पता है कि इंडिया यूएसए के बीच में क्या एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, मान के चलिए है। तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग टैक्स बना वो इंडिया के जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, टीआरओ लिख देता हूँ, तो वो जनरली क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग टैक्स का अमाउंट क्या करेंगे, इनसे रिकवर करेंगे यहाँ पे इंडिया में जो भी इनकम है। लेकिन इंडिया में इनकम सफिशिएंट है ही नहीं, तो आपको पता है कि इस केस में DTA आ जाएगा, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट आ जाएगा। और जो ये टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो यूएसए की जो टैक्स अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर क्या बोलेंगे कि देखिए जो आउटस्टैंडिंग टैक्स है वो इंडिया में इन्होंने पे नहीं करा,
तो यहाँ पर यूएसए में इनकी प्रॉपर्टी है, इसको आप सेल आउट कर लीजिए और उससे जो भी इनकम जनरेट होगी उसका जो भी हिस्सा टैक्स का बचा हुआ है वो हमें दे दीजिए। बाकी जो आपका खर्चा वर्चा है, जो भी है एक्सपेंडिचर, वो आप लेस कर देना, और जो भी बच गया और जो आउटस्टैंडिंग टैक्स से रिलेटेड अमाउंट है वो हमें आप पे कर दीजिए। तो आपको बताया कि एग्रीमेंट बना हुआ है, तो इस तरीके से टैक्स की रिकवरी भी की जा सकती है। तो फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट एंड अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस में भी। तो कैसे भी बोल सकते हैं, उल्टा एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको बस इंडिया का एग्जाम्पल ही देखना है, आप उल्टा एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। क्योंकि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जब भी होगा तो दो कंट्रीज़ के बीच में होगा, तो आपको पता है कि जो भी प्रोविजन नेसेसरी है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कह रहा है एंड में मेक सच प्रोविजंस एज में बी नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एग्रीमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, जो आपने पूरा पूरा पढ़ा, जिसमें आपको पता है कि या तो क्या दी जा रही है, ग्रांटिंग रिलीफ ऑफ टैक्स और अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन इससे रिलेटेड। देन इन रिलेशन टू द असेसी टू whom such agreement applies, the provision of this act shall apply to the extent they are more beneficial to that assessee। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट क्या अप्लाई होंगे, जो असेसी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू कवर कर सकते हैं। आगे मैं अभी ये हाउवर वाला पार्ट कवर करा रहा हूँ, लेकिन आपने जो ऊपर पढ़ा कि बेनिफिशियल टू असेसी, वो कैसे कवर कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि अगर जो इनकम टैक्स की रेट होती है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बोल रहा हूँ कि एक ए लिमिटेड है जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, ठीक है, और उसने क्या करा, इंडिया में सर्विस दी, कोई भी टेक्निकल सर्विस बोल दीजिए कि जैसे टेक्निकल सर्विस दी या प्रोफेशनल सर्विस दी। तो आपको पता है कि जनरली जो टेक्निकल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस या रॉयल्टी से रिलेटेड सर्विस होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये जनरली ए लिमिटेड जो हो गई वो नॉन रेसिडेंट हो गई, मैंने ए लिमिटेड लिख दिया या ए इंक लिख सकते हैं, कोई भी कंपनी का नाम है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, नॉन रेसिडेंट है, उसने इंडिया में क्या करी, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे ही इस कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड की, इसकी इनकम जनरेट हुई ए लिमिटेड की, अब उसको इंडिया के अकॉर्डिंग जो टैक्स देना पड़ रहा है वो कितना देना पड़ रहा है, 10%, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 10% की रेट है, लेकिन अगर आप डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट की बात करते हैं तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, और इस केस में जो ये टेक्निकल फीस है, इस केस में DTAA की रेट जो है वो ओनली 5% है। कितनी है, 5%। तो असेसी जो ए लिमिटेड है नॉन रेसिडेंट, वो 10% पे टैक्स थोड़ी चुकाएगा, वो तो 5% पे ही चुकाएगा, ठीक है। पर याद रखना उसको क्या करना पड़ेगा, अपना नॉन रेसिडेंट होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। TRC बोलते हैं, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, समथिंग ऐसे बोलते हैं, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी उसको सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तब जाके एक तरीके से वो बेनिफिट उठा सकता है। और एक फ़ायदा उसको ये भी मिलेगा, देखिए आपको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगता है, सरचार्ज लगता है, सेस लगता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जनरली सरचार्ज सेस नहीं लगेगा। और देखिए मैंने एक तरीके से क्या है, ये जो एग्जाम्पल लिए वो नॉर्मल दिखाने के लिए लिए, ये कोई रियल में नहीं है, कहीं आप जाके सर्च करने लग जाओ तो ये कोई रियल में एग्जाम्पल लिए, मैंने नॉर्मल दिखाने के लिए। वैसे तो 10% रेट होती है, लेकिन जो ये 5% बोला ये मैंने ऐसे ही आपको एग्जाम्पल बताया। लेकिन याद रखना कि सरचार्ज सेस जो लगता है इधर, वो 5% यहाँ नहीं लगेगा, इधर तो लगता है, याद रखना इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4%, और अगर इनकम एक जैसे 1 करोड़ आप बोलते हो उससे ज़्यादा हो जाती है, सरचार्ज का पार्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे बोल रहा है कि सरचार्ज का पार्ट आपका एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा, यानी जो ये नॉन रेसिडेंट कंट्री है उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे यही जनरली बोल रखा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बेनिफिट उठा लो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बोल रहा है कि मोर बेनिफिशियल टू दैट असेसी, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट और टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट विच इज लोअर, ऐसे बोल सकते हो ना, टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट या टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट विच इज लोअर, ठीक है। फिर बोल रहा है हाउ आर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10A ऑफ द एक्ट दैट इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, क्या बोलते हैं, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल शैल अप्लाई टू द असेसी इवन इफ सच प्रोविजंस आर नॉट बेनिफिशियल टू हिम। देखिए कभी कभी कंट्री क्या करती है, आपको पता है कि ये वाला केस तो क्या हो गया कि कम रेट लग रही है DTAA के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ज़्यादा रेट लग रही होती है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि DTAA के अकॉर्डिंग इस केस में अगर 15% होती, क्या होती 15%, तो जनरली आप इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 10% रेट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेते और आप रिलीफ का पार्ट नहीं लेते, क्योंकि रिलीफ में तो टैक्स की रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है क्या करेगी, मान के चलो सिंगापुर, क्योंकि इंडिया और सिंगापुर का जब एग्रीमेंट है
तो उसमें क्या है, नील रेट है। जो डबल टैक्स DTA की रेट है जो वो क्या है, नील है। तो वो जानबूझ के क्या करेगी, जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्यों आया, क्योंकि देखिए जनरली क्या, ये टैक्स को बचाना चाहती है ये कंट्री बोल रहा हूँ सॉरी, ये कंपनी ए लिमिटेड ये टैक्स को बचाना चाहती है। तो इसने क्या करा, सिंगापुर में अपना बिजनेस सेटअप कर दिया, अपनी एक बिल्कुल नई की नई कंपनी बना ली और वहाँ के हिसाब से टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ये सब ले लिया। एक तरीके से हम बोलते हैं उसको टैक्स शॉपिंग या टैक्स अब्यूज़ वो कर लिया। यानी टैक्स चुराने के लिए जनरली उसने क्या कर दिया, सिंगापुर में कंपनी सेटअप कर दी, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो एग्रीमेंट है वो क्या है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का है, और उसमें रेट क्या लगती है, नील लगती है। तो इस बेसिस पे क्या कर दिया उसने, सिंगापुर में बिजनेस सेटअप कर दिया और सिंगापुर से जो ये इंडिया की कंपनी है उसको सर्विस प्रोवाइड करने लग गई। ठीक है, अब उस केस में टैक्स की रेट तो नहीं लाएगी। तो इस कंपनी को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो उसी को बचाने के लिए क्या बोल दिया कि प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10A लग जाएंगे। इसका मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लग जाएगा, शैल अप्लाई टू असेसी इवन इफ सच प्रोविजन आर नॉट बेनिफिशियल टू हिम। तो चाहे इस असेसी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो तब भी उसको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जानबूझ के उसने अपना बेनिफिट छुपाया है। जो इनकम टैक्स के प्रोविजन से वो लगेंगे और उसको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सरचार्ज सेस जो भी पार्ट है उसको देना ही देना पड़ेगा। चाहे सिंगापुर में नील रेट है और सिंगापुर में वो सेटअप है, लेकिन उसने जानबूझ के टैक्स को छुपाया है। एक तरीके से टैक्स को चुराने की कोशिश की है या टैक्स अब्यूज़ करने की कोशिश की है, टैक्स शॉपिंग करने की कोशिश की है, ये बोल रहा है। कह रहा है एन असेसी नॉट बीइंग ए रेसिडेंट, जैसे हमारे केस में आपको बताया कि ए लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, इंडिया के अकॉर्डिंग नॉन रेसिडेंट होगा। तो बोल रहा है एन असेसी नॉट बीइंग ए रेसिडेंट टू हुम DTA डबल टैक्स एग्रीमेंट अप्लाइज शैल नॉट बी एंटाइटल टू क्लेम एनी रिलीफ अंडर सच एग्रीमेंट अनलेस ए सर्टिफिकेट ऑफ हिज बीइंग ए रेसिडेंट इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया एज द केस मे बी इज ऑब्टेन्ड बाय हिम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी। देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, आपको पता है कि नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, और उसको जो है ना बेनिफिट मिल रहा है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, क्योंकि 5% का ही टैक्स लग रहा है, 10% का नहीं लग रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपस में कंट्री के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो बेनिफिट उठा रहा है। तो मैंने क्या बताया, उसको टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप देखो रिलायंस की कंपनी क्या करती है, कई कंट्री की कंपनी के साथ एग्रीमेंट करती है, तो वो जनरली क्या मांगती है, जब भी दूसरी कंपनी यानी दूसरी कंट्री की कंपनीज होती है उनको क्या बोलती है, आपका टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट दो। क्या दो, आपका टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट दो। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा नॉन रेसिडेंट कंपनी को, तब जाके एक तरीके से क्या होगा, उसको बेनिफिट मिलेगा उस नॉन रेसिडेंट कंपनी को, उस 5% टैक्स रेट या जो भी मिनिमम टैक्स रेट है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, विचर इज लोअर, वो बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा। फर्दर द असेसी शैल आल्सो प्रोवाइड सच अदर डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब, जो भी दे रखी है एक्ट के अकॉर्डिंग वो जनरल इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी। फिर देखिए क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी एट ए रेट हायर देन द रेट एट विच ए डोमेस्टिक कंपनी इज चार्जेबल शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल चार्ज और लेवाई ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच फॉरेन कंपनी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि फॉरेन कंपनी है, ये बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल रहा है फॉरेन कंपनी है, उसकी इंडिया में ब्रांच है। ठीक है, अब इस फॉरेन कंपनी की जो इंडिया में ब्रांच है इस पे तो 40% टैक्स रेट लगता है, और सेम टू सेम एक बिजनेस है जो इंडियन कंपनी का, ये सेम जैसे ब्रांच का है ना फॉरेन कंपनी का, वैसे इंडियन कंपनी की, एक इंडियन कंपनी है कोई भी, उसका भी बिजनेस है सेम इंडिया में ही, पर इंडियन कंपनी है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग है तो 30% लग रहा है, और फॉरेन कंपनी की ब्रांच है उस पर 40% लग रहा है। तो जनरली इस केस में ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें फेवर नहीं दिया गया है और हमसे क्या किया जा रहा है, ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी है फिर भी, तो ऐसा जनरली पार्ट नहीं है। क्योंकि देखिए इंडियन कंपनी जो होती है उसको और भी टैक्सेस देने पड़ सकते हैं, उसकी और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो देना पड़ता है, जबकि फॉरेन कंपनी को ये नहीं देना पड़ता। ये मान के चलिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडियन कंपनी की, वो भी जनरली इसको फॉलो करनी पड़ती है, फॉरेन कंपनी के केस में नहीं है। तो इस केस में ये नहीं है कि फॉरेन कंपनी बोलेगी कि हमारे पर क्या है फेवर नहीं किया गया और लेस फेवरेबल चार्ज है, तो इस तरीके से नहीं माना जाएगा, या हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा था चार्ज ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी एट ए रेट हायर देन द रेट एट विच ए डोमेस्टिक कंपनी चार्जेबल शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल चार्ज, कि फॉरेन कंपनी पे जो टैक्स की रेट लगाई जा रही है वो ज़्यादा है किससे, डोमेस्टिक कंपनी की रेट से। तो उस केस में ये नहीं माना जाना चाहिए कि फॉरेन कंपनी को लेस फेवरेबल किया जा रहा है, या उस पर एक तरीके से क्या है कि ज़्यादा मेहरबानी नहीं की जा रही है और इंडियन कंपनी में मेहरबानी की जा रही है, ऐसा नहीं है। वो जनरली क्या होता है आपको पता है कि एक प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग तो टैक्स रेट लगेगी ही
लगेगी, और लेवाई ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच फॉरेन कंपनी, क्योंकि इंडियन कंपनी को भी बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जनरली उसको क्या करना पड़ता है, टैक्सेज ये पे करने पड़ते हैं, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अलग से, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी पड़ती है। तो इस केस में तो ये इंडियन कंपनी बोल सकती है कि फॉरेन कंपनी आ रही है और जनरली ये फॉलो नहीं कर रही है, तो उस केस में ऐसा पार्ट नहीं होगा, और फॉरेन कंपनी नहीं बोल सकती कि ज़्यादा रेट ली जा रही है तो आप तो हमें बेनिफिट दे ही नहीं रहे, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद बोल रहा है स्पेसिफाइड टेरिटरी मींस एनी एरिया आउटसाइड इंडिया विच में बी नोटिफाइड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बता दिया कि देखिए कोई भी स्पेसिफाइड एरिया हो सकता है। पर देखिए वैसे नॉर्मल आप एग्जांपल के फॉर्म में देख लीजिए कि इंडिया के बाहर की कंट्री सारी की सारी, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिनके साथ भी एग्रीमेंट है वो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट की बात कर रहा है, और अगर कोई स्पेसिफाइड टेरिटरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखा है वो भी इसमें आ जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है इफ़ नो टैक्स लायबिलिटी इज इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट द क्वेश्चन ऑफ रिलीफ डज नॉट अराइज। तो ये एक केस हुआ था यूआई वर्सेस आज़ादी बचाओ आंदोलन, तो बोल रहा है इफ नो टैक्स लायबिलिटीज इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट द क्वेश्चन ऑफ रिलीफ डज नॉट अराइज। तो अगर इस एक्ट में कोई भी टैक्स लायबिलिटी इम्पोज नहीं की गई तो रिलीफ का क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है। रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड अनलेस द इनकम विच हैज़ बीन टैक्स इन वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज हैज़ ऑल्सो सफर्ड टैक्स इन अदर कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज। प्रूफ हैज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑफ इनकम हैविंग सफर्ड डबल टैक्सेशन। ये बोल रहा है रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड जब तक कि जो एक कंट्री में टैक्स लग रहा है तो दूसरी कंट्री में भी आपने टैक्स सफ़र किया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सोर्स कंट्री जहाँ पे इनकम अर्न की, जैसे यूएसए, वहाँ पर टैक्स लगा होगा, तब जाके ही तो आपको इंडिया में रिलीफ मिलेगी। ये थोड़ी है कि आपका यूएसए में टैक्स लगा ही नहीं निल और आप इंडिया में टैक्स की रिलीफ की डिमांड कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड जब तक कि दूसरी कंट्रीज़ में आपने टैक्स सफ़र नहीं किया हो, और तब जाके आपको इंडिया में भी टैक्स का रिलीफ मिलेगा। प्रूफ हैज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑफ इनकम हैविंग सफर डबल टैक्सेशन। तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका डबल टैक्सेशन लगा है, तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपकी सोर्स इनकम पर टैक्स लग गया है। या मैं फॉरेन रेसिडेंट के केस में भी यही बोल सकता हूँ कि जनरली वो भी अपनी कंट्री में दिखाएगा, क्योंकि उसका भी रेसिडेंशियल स्टेटस होगा, वहाँ पर भी टैक्स लगेगा, तो जहाँ से उसने कमाया है उसको भी दिखाना पड़ेगा। फिर देखिए बोल रहा है सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड फॉर टैक्सेशन ऑफ ग्लोबल इनकम ऑफ एनएसएससी। जनरली आपको पता है कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात करते हो, आपने वो सेक्शन 5 पढ़ा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेसिडेंशियल स्टेटस में, तो उसमें क्या बोलता है कि उसकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है। तो जनरली बोल रहा है कि आपको पता है कि एसएससी की ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है, बट दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। लेकिन आपको पता है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट को फायदा क्या मिल सकता है अगर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। अगर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है दो गवर्नमेंट के बीच, दो कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज के बीच में, तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजन ऑफ द एग्रीमेंट एंड एक्ट, अगर DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट और साथ में क्या बोल रहा है एंड जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनके प्रोविजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस केस में क्या बोल रहा है द प्रोविजन ऑफ द एग्रीमेंट वुड प्रिवेल ओवर द एक्ट इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90 सबसेक्शन 2। तो जब आप ये 90 सेक्शन पढ़ रहे हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में कह रहा है कि एग्रीमेंट प्रेफर करेगा, ये प्रिवेल करेगा, ना कि इनकम टैक्स एक्ट करेगा। ठीक है, कह रहा है इफ एनी मैटर और इनकम इज नॉट कवर्ड बाय द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कुछ मैटर या कुछ पार्ट इनकम से रिलेटेड कवर्ड नहीं है तब इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ इसका मतलब, अगर एग्रीमेंट में गिवन है तो उस केस में DTAA प्रिवेल करेगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट में है ही नहीं तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट प्रिवेल करेगा और वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और याद रखना कि ये नहीं कि मैंने आपको बताया था कि आपकी कंट्री, जैसे मैंने सिंगापुर की बात बताई थी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की बात बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया में कंपनी और जानबूझ के सिंगापुर में क्या कर दिया, आपने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया ताकि सिंगापुर से इंडिया में नील रेट लग जाए या कम टैक्स की रेट लग जाए, तो उस केस में आपके ऊपर क्या लग जाता है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लग जाता है और आपको उस अकॉर्डिंग बेनिफिट नहीं दिए जाते और इनकम टैक्स के प्रोविजन आप पे अप्लाई हो जाते हैं। तो ऐसे भी जनरली पार्ट होता है। फिर बोल रहा है इन केस ऑफ रेमिटेंस टू अ कंट्री विद विच ए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इज इन फोर्स, द टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट रेट प्रोवाइडेड इन द फाइनेंस एक्ट ऑफ द रेलिवेंट ईयर और एट द रेट प्रोवाइडेड इन डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट विच इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी। देखिए मैंने आपको ये बताया कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है जब क्या बोल रहा है इन केस ऑफ ए रेमिटेंस टू अ कंट्री, कहने का मतलब इनकम जब भेजी जाती है तो उस केस में आपको पता है कि टैक्स किस अकॉर्डिंग डिडक्ट होगा, या तो इनकम टैक्स एक्ट की रेट या डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट की रेट, दोनों में से जो कम हो, क्योंकि एसएससी के लिए बेनिफिशियल वही होगा। लेकिन ये नहीं कि उसके थ्रू वो टैक्स अब्यूज़ कर ले, जानबूझ के फ़ायदा उठा ले। जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, सिंगापुर में बिजनेस सेटअप कर दिया, ऐसा जनरली नहीं करना चाहिए। तब तो क्या होगा, विच एवर इज लोअर का बेनिफिशियल मिल जाएगा, यानी बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि आप इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
वो तो बाद में पार्ट आएगा, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, नॉर्मल एग्जांपल है। श्री अनुज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 2021। देखिए इंडिया से जो उसने इनकम कमाई, क्योंकि देखिए यह ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात कर रहा है 340, और इसकी जो सोर्स इनकम हुई है दूसरी कंट्री में, कंट्री जेड है, ये फॉरेन कंट्री है, देखिए ठीक है, इनकम फ्रॉम कंट्री जेड, ये फॉरेन कंट्री याद रखना, 2 लाख की। तो टोटल इनकम जो इसकी 540 की हुई है। पीपीएफ में इन्वेस्ट करने से आपको पता है कि डिडक्शन मिल जाती है, तो डिडक्शन मिल गई है 10,000 की, ये मान के चलिए, तो 540 में 10,000 की डिडक्शन मिली है। फर्दर इट इज टू बी नोटेड दैट इंडिया हैज़ अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स एग्रीमेंट विद द कंट्री जेड, इसका मतलब DTAA है कंट्री जेड के साथ इंडिया का। अकॉर्डिंग टू सैड एग्रीमेंट इनकम इज टैक्सेबल इन द कंट्री इन विच इट इज़ अर्न एंड नॉट इन अदर कंट्री। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इनकम टैक्सेबल क्या होगी, जहाँ पे अर्न की गई है, मतलब सोर्स के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या है, कंट्री जेड में जो आपने इनकम कमाई उस पर भी आपने टैक्स दिया होगा, ठीक है, और अपनी इंडिया में जो आप इनकम कमा रहे हो उस पर तो दे रहे हो, लेकिन कंट्री जेड में जो इनकम कमाई है तो कंट्री जेड में तो आपने टैक्स दिया और साथ में इंडिया में भी देना पड़ा, तो फिर तो डबल टैक्स आ गया। तो इस केस में ही डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो गया था कंट्री के बीच में, तो आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा या रिलीफ मिलेगी, वो कैसे मिलेगी जनरली इसकी बात कर रहा है। हाउएवर इन अदर कंट्री सच इनकम कैन बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रेट। लेकिन देखिए क्या बोला, हाउएवर इन द अदर कंट्री सच इनकम कैन बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रेट। फॉरेन इनकम हैज बीन टैक्स इन द कंट्री जेड एट द रेट 20%। जो आपकी 2 लाख की इनकम है उस पर आप 20% टैक्स जेड कंट्री में दे चुके हो, तो अब आपको इंडिया में क्या रिलीफ मिलेगी, कह रहा है कंप्यूट इंडियन टैक्स पेबल। तो पहले क्या कीजिए, बोल रहा है कि ग्रॉस टोटल इनकम में उस फॉरेन कंट्री की जो इनकम है उसको भी जोड़ दीजिए, डिडक्शन ले लीजिए, 530 की टोटल इनकम निकाल लीजिए, फिर नॉर्मल जैसे टैक्स लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया उसमें हमने किसका एग्जांपल लिया, पर्सन का, श्री अनुज एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसकी जो इनकम हुई है तो कोई ये कंपनी वंपनी नहीं है, तो इस केस में स्लैब रेट का पार्ट लग रहा है। तो आपको पता है कि फर्स्ट जो 250 है, क्योंकि मैं असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर रहा हूँ, यानी प्रीवियस ईयर 1920 की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बोलूँगा, फर्स्ट 250 पे निल, नेक्स्ट जो 250 है उसका कितना आएगा, नेक्स्ट 250 का 5% निकाल के देख लीजिए, ये आएगा 12,500, 12,500। फिर उसके बाद आपको पता है कि बाकी जो बचे वो कितने बचे, क्योंकि देखो फर्स्ट 250 और नेक्स्ट 250 टोटल मिला के 5 लाख हो गए, बाकी बच गए 30,000। तो 30 का 20%, क्योंकि नेक्स्ट जो 5 लाख है आपको पता है उस पर निकलता है 20%, तो 30,000 पे, क्योंकि 5 लाख तो नहीं बचे ना, सिर्फ 30 बचे, तो 30,000 का 20% हो गया 6,000। 12,500 प्लस 6,000 कितने होते हैं, 18,500, ये आ गया। अब उस पर देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़िए 740, सरचार्ज वर्चार्ज का कोई पार्ट नहीं है क्योंकि इतनी इनकम है नहीं, तो देख लीजिए 19,240, ये हो गया टैक्स लाइबिलिटी का पार्ट। लेकिन इसमें से रिलीफ भी मिलेगी क्योंकि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो आपको पता है कि एक एवरेज रेट निकलती है, क्या निकलती है, क्योंकि आपने कितना टैक्स चुकाना था टोटल इनकम मिला के, तो आपको पता है कि कंट्री जेड में आप 20% टैक्स दे चुके हो, 2 लाख का 20% 40 दे चुके हो, तो आपको भी रिलीफ कितनी मिलेगी, तो देखिए बोल रहा है कि 19,240 डिवाइड बाय जो ये इनकम है 5,30,000, ठीक है, इंटू 100। तो आप देख सकते हैं जनरली इस तरीके से 3.63% आएगा। और आप जैसे ही जो टोटल इनकम है किसकी, टोटल इनकम सॉरी कंट्री जेड की जो इनकम है 2 लाख, उसका 3.63% निकाल के देखिए 7,260 इसकी रिलीफ मिल जाएगी और बाकी टैक्सेबल होगा इंडिया में। 2 लाख का 3.63% निकाला और उसके बाद देखिए टैक्स पेबल आ जाएगा 11,980, इस तरीके से आपका पार्ट आ जाएगा। अब देखिए ये तो नॉर्मल पार्ट था। इसी तरीके से बोल रहा है अडॉप्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्पेसिफाइड एसोसिएशन फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ सेक्शन 90A। अब इसमें भी जनरली यही बोल रखा है, वैसे ज़्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है, लेकिन मेन जो अपना आएगा वो क्या आएगा, सेक्शन 91 का आएगा। तो अगर जब आप ये वाला पूरा पार्ट देखेंगे तो आपको सेम ही दिखेगा, चाहे पढ़ के देख लेना। एनी स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन इंडिया में एंटर इनटू एग्रीमेंट विद एनी स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन द स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया and the central government may by notification in the official gazette make such provision as may be necessary for adopting and implementing such agreement। अब देखिए ये स्पेसिफाइड एसोसिएशन इंडिया की बात कर रहा है और साथ में किसकी बात कर रहा है, दूसरी कंट्री, इंडिया के बाद जो भी कंट्री है उसकी कोई स्पेसिफाइड एसोसिएशन है, उसके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वही फॉर ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ जो मैंने बताया, सेम टू सेम पार्ट है, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट। तो जो मैंने एग्जांपल बताया वही है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि स्पेसिफाइड एसोसिएशन का मतलब क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट
functioning under any law for the time being in force in India or the laws of the specified territory outside India and which may be notified as such by central government for the purposes of this section। तो कोई स्पेसिफाइड एसोसिएशन जिसमें इंस्टीट्यूशन, कोई बॉडी आ गई, एसोसिएशन आ गया, जिसको इंडिया में किसी लॉ के थ्रू अलाउ किया गया है, फंक्शनिंग की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से नोटिफाइड किया गया है, वैसे ही उस दूसरी कंट्री में भी वो स्पेसिफाइड एसोसिएशन होगा, उनके बीच में आपस में एग्रीमेंट हो गया डबल टैक्स अवॉइडेंस का। अब ये जो सारा पार्ट है वो सेम टू सेम है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफाइड टेरिटरी आपको पता है। फिर देखिए ये पढ़ के देखिए, ये सेम पार्ट लगेगा, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैंने बताया कि 90 ए आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने कवर कर दिया। और देखिए मेरे को क्या करना है कि NTA नेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि करवाना है, तो उस अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी करा रहा हूँ, नहीं तो मेरी वीडियोस तो अराउंड 150 इतनी चले जाएगी टैक्स की। और मैं चाहता हूँ कि अपना जो पार्ट है वो 100 या 100 से लेके 110 तक की वीडियोस में सारा पार्ट कवर हो जाए, इससे ज़्यादा कवर ना हो, ठीक है। जो भी अपनी 30 मिनट्स की 1 आवर्स की वीडियो बनती है उसके अकॉर्डिंग। कंट्रीज विद विच नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट, देखिए आपको पता है कि यूनिलेटरल रिलीफ कब आती है, जब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं हो। जैसे मैंने बताया इंडिया का पनामा के साथ नहीं है, पेरू के साथ नहीं है, नाइजीरिया के साथ नहीं है, तो वहाँ तो आपकी इनकम पे टैक्स लग गया, लेकिन जैसे आप इनकम इंडिया में लेके आओगे तो इंडिया की जो गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे देगी, तो जनरली वो क्या होगी, यूनिलेटरल रिलीफ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर प्रूव्स, देखिए याद रखना क्या बोल रहा है कि जो पर्सन इंडिया में रेसिडेंट है, अगर वो प्रूव कर देता है प्रीवियस ईयर में कि इनकम हैज़ अक्रूड और अरोज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउटसाइड इंडिया एंड विच इज़ नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। देखिए डीम टू अक्रू और अराइज अगर आपको देखना है तो मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में बताया था, जब मैंने आपको इंसिडेंस ऑफ टैक्स बताया उसमें मैंने बताया कि बिजनेस कनेक्शन है, एक नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है, टेक्निकल सर्विस दे रहा है रेसिडेंट को, गवर्नमेंट दे रही है, आपने जनरली ये देखा था। रॉयल्टी, इससे रिलेटेड पार्ट देखा। बिजनेस कनेक्शन में आपने देखा कि नॉन रेसिडेंट की इंडिया में ब्रांच है, ठीक है, ये भी कवर किया जैसे आपने अभी ऊपर कवर किया। तो जनरली बोल रहा है कि अगर ये पार्ट हो जाता है तो उस केस में तो क्या होता है, वो डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाती है, पर ऐसा नहीं हो, ये बोल रहा है इनकम हैज अक्रू अराइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउटसाइड इंडिया, जो इनकम अक्रू हुई है, अराइज हुई है, वो क्या हुई है, इंडिया के बाहर अराइज हुई है। और याद ना, डीम टू बी अक्रू अराइज इंडिया में नहीं होनी चाहिए, डीम टू अक्रू अराइज भी इंडिया के बाहर होनी, क्योंकि डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया का मतलब क्या है कि इंडिया में उसको डीम टू बी अक्रू मान लिया गया है, बिजनेस कनेक्शन के थ्रू, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, या और भी मैंने पार्ट बताए थे जिसमें आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या करता है, गवर्नमेंट के थ्रू इंडिया के बाहर जाके क्या करता है, अर्न करता है, उसको सैलरी मिलती है, वो सारा पार्ट मैंने आपको बताया था। तो तब वो डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा केस नहीं हो, ये बोल रहा है, ठीक है। तो जो अक्रू अराइज बोल रहा है वो इंडिया के बाहर होनी चाहिए। ही हैज़ पेड इन एनी कंट्री इनकम टैक्स ऑन सच इनकम बाय डिडक्शन और अदरवाइज अंडर द लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री, जैसे हमारा TDS कटता है वैसे ही वहाँ पे उसकी इनकम पर TDS कट चुका हो। जैसे मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल पनामा, तो पनामा में क्या हो गया, आपका टैक्स कट चुका है, ठीक है, लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो टैक्स है ये बोल रहा है टैक्स डिडक्ट हो गया हो, जो भी इनकम है उस पर। फिर आप उस इनकम को इंडिया में लेके आओगे तो उस केस में आपको यूनिलेटरल रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि आप इंडिया के रेसिडेंट हो। और याद रखना, ये बोल रहा है इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90 फॉर द रिलीफ और अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन विद दैट कंट्री। इसका मतलब DTAA उसके साथ नहीं हो, तो आपको पता है कि पनामा के साथ नहीं है, क्योंकि अगर DTAA होता तो सेक्शन 90 लग जाता, जबकि हम सेक्शन 91 की बात कर रहे हैं, हम यूनिलेटरल रिलीफ की बात कर रहे हैं। देन ही शैल बी एंटाइटल टू द डिडक्शन फ्रॉम द इंडियन इनकम टैक्स पेबल बाय हिम, तब उसको डिडक्शन मिल जाएगी, कैसे, of a sum calculated on such doubly taxed income at the average of Indian rate tax or of a sum calculated on such doubly taxed income at the average rate of tax of said country which is lower or at the Indian rate of tax if both the rates are equal। अगर ये दोनों रेट इक्वल हो जाती है तो तब इंडियन रेट से लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जब इंडियन रेट से लगेगा तो उस पर से सरचार्ज इसका पार्ट भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है कि जो भी आपकी डबली टैक्स्ड इनकम है, क्योंकि पनामा भी टैक्स हुआ और इंडिया में भी टैक्स होने वाला है, तो उसकी जो एवरेज रेट है, डिडक्शन बोला, डिडक्शन कैसे मिलेगी, तो जो एवरेज रेट है, या उस केस में आपको पता है कि उस कंट्री की जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, दोनों में से जो लोअर हो। अभी एक एग्जांपल के थ्रू कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नोट्स में बोल रहा है रिलीफ अंडर सेक्शन 91 इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन इनकम कंट्री वाइज एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेशन और अमालगमेशन ऑफ इनकम ऑफ ऑल फॉरेन कंट्रीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंट्री वाइज इनकम के अकॉर्डिंग रिलीफ कैलकुलेट की जाती है। नो बेनिफिट इज अवेलेबल ऑन इनकम विच इज डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया इवन दो सच इनकम इज डबली टैक्स्ड। चाहे उस इनकम पे डबल टैक्स लग गया हो, लेकिन अगर वो इंडिया में डीम टू बी अक्रू अराइज मान ली गई है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब
जैसे मैंने नॉन रेसिडेंट के लिए बताया कि नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है, रेसिडेंट कंट्री में सर्विस दे रहा है, तो नॉन रेसिडेंट को क्या है, उसकी सोर्स पे भी टैक्स लग गया अपनी कंट्री में, और इंडिया पे भी टैक्स लग गया, क्योंकि इंडिया में उसको डीम टू बी अक्रूराइज इन इंडिया मान लिया, तो उसको कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे ये बोल दिया। अब इलस्ट्रेशन में क्या दे रखा है, मिस्टर शाह एक रेसिडेंट इंडियन है, हैज़ ड्राइव द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 2021, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 374, रॉयल्टी ऑन बुक्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री बाय। देखिए जनरली क्या फॉरेन कंट्री बाय में उसकी बुक्स एक तरीके से पब्लिश होती है और उस पर उसको रॉयल्टी मिल रही है उस कंट्री के थ्रू। तो इनकम कहाँ जनरेट करी उसने, फॉरेन कंट्री में। 3 लाख की उसको डिडक्शन मिल सकती है एलिजिबल, क्योंकि 80 QQ जो कि मैंने आपको डिडक्शन वाले पार्ट में बताया, तो डिडक्शन वाला पार्ट आपने कवर कर ही लिया शुरू में, पहले ही कवर कर लिया, तो आपको बताया कि उसमें 3 लाख की डिडक्शन है। टैक्स पेड जो फॉरेन कंट्री में 20% के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कंप्यूट इंडियन टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसी अज्यूमिंग दैट इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्रीमेंट विद द कंट्री वाई। अब देखिए हम रिलीफ की बात करेंगे, तो रिलीफ से पहले आपको बताया कि इनकम दोनों जुड़ जाएगी, 874 हो गया, 3 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी 80 QQ की, तो इनकम कितनी हो गई 574। अब देखिए जो टैक्स निकलता है वो आपको निकालने आता है, जैसा भी मैंने बताया कि फर्स्ट 250 में नील, अगले 250 पे कितना आएगा 12,500, उसके बाद 74,000 बचेंगे, उस 74,000 का निकाल के देखना कितना 20%, तो समथिंग आएगा कितना 14,800। तो उसमें 12,500 जोड़ के देख लो एक बार, 14,800 में तो 27,300 बन रहा है आपका प्रॉपर, देख लीजिए। उसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ देना, तो आपका 28,392 ये आ रहा है, सिंपल सा पार्ट। फिर देखिए अब एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या था 28,392 अपॉन 5,74, जैसे हमने पहले निकाला तो 4.95। अब देखिए इसका मतलब क्या है 4.95 और 20%, विच इज लोअर। यहाँ पे तो यही है, क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये रहा, ही शैल बी एंटाइटल टू डिडक्शन फ्रॉम द इंडियन इनकम टैक्स पेबल बाय हिम। तो इंडियन इनकम टैक्स कितना पेबल करना है 28,392, उसमें से कितना रिलीफ मिल जाएगा, दोनों में से जो कम हो, दोनों में से जो कम हो। तो एवरेज ऑफ इंडियन रेट ऑफ टैक्स और एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑफ सैड कंट्री। अब देखिए जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है हमने मान लिया कि उस कंट्री की 20% है, क्योंकि यहाँ दे रखी थी, और हमने जो निकाली अपने अकॉर्डिंग वो निकाली 4.95%। तो 4.95% और 20% विच इज लोअर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 4.95% के अकॉर्डिंग निकल गया उसकी इनकम पर फॉरेन कंट्री की, जो कि दैट कंट्री है उसमें जहाँ पे उसने बुक्स पब्लिश करने के थ्रू कमाई। तो 2 लाख का 4.95%, आप देख सकते हैं उसने 5 में से 3 लाख की डिडक्शन मिल गई थी, तो बाकी 2 लाख का 4.95%। याद रख लेना 5 लाख में से 3 लाख की डिडक्शन मिल गई थी, तो बाकी 2 लाख पे 4.95% निकल जाएगा 9900, और 28,392 में से 9900 गए तो बाकी बचे 18,490। राउंड ऑफ करने के बाद याद रखना 10 रुपीज़ में राउंड ऑफ कर दिया जाता है उसके बाद। अब देखिए इंडियन एवरेज रेट ये है और फॉरेन एवरेज रेट ये है, रिलीफ क्या मिलेगी दोनों में से जो लोअर हो, इस तरीके से। तो आई होप आपको आज की वीडियो का पार्ट सारा समझ में आया होगा, जो जो मैंने कवर कराया, क्योंकि अगली वीडियो में फिर क्या करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट का पार्ट कवर करेंगे। इसी तरीके से बोल रहा है कि DTAA के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कौन कौन से मॉडल होते हैं, तो देखिए OECD मॉडल, UN मॉडल, जिसमें जनरली इंडिया ने क्या कर रखा है इसी के बेसिस पर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखे हैं, US मॉडल खुद का मॉडल है, वैसे ही एंडियन मॉडल। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ के स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड मॉडल हैं जिन्होंने क्या कर रखा है कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए। जैसे US ने क्या कर रखा है जितनी भी कंट्रीज़ के साथ है खुद के मॉडल के बेसिस पर एग्रीमेंट कर रखा है। ये वाला पार्ट आ गया। फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग आएगा जिसमें आपका आर्म लेंथ प्राइसिंग का पार्ट आएगा। इस तरीके से आपका सारा पार्ट कवर हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके बाद 3 वीडियो और होगी जिससे आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट सारा एंड हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।